हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे और कहाँ से सबसे ज़्यादा, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न इस पेपर में आए हुए थे और कितने प्रश्न थे टोटल। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये तो सबको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, पूर्णांक 70 अंक का होता है और पेपर सेट कौन सा है, 347 जीई है। तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या बताया गया था कि इसमें 4 विकल्प दिए होंगे और इनका सही आप उनको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला विकल्प पूछा गया था कि किसी संख्या में अणुचंक गुणधर्म निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो विलेयकी कणों की संख्या पर। 4 ऑप्शन थे, विलेयकी कणों की संख्या पर, विलेयकी कणों की प्रकृति पर, विलायकी कणों की प्रकृति पर, या विलेय तथा विलायक के दोनों के कणों की प्रकृति पर। तो आंसर कौन सा था, विलेयकी कणों की संख्या पर। फिर पूछा गया था कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या थी। तो यहाँ पर देखो कितना है, बता रहे कि +7। 4 ऑप्शन थे, लिख कैसे निकाल सकते हो कि K की निकाली, K की होती है +1, Mn की निकाली है तो इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। और जो O की कितनी होती है, -2 गुणे 4, टोटल कितनी हो जाएगी 0। तो यानी 1 + x माइनस की कितनी हो जाएंगी, 4 दूनी 8 बराबर 0। तो 8 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 7। तो x माइनस के 7 बराबर 0, यानी x बराबर उससे हट जाएगी प्लस की 7 ऑक्सीकरण अवस्था निकल कर आ जाएगी। तो इसकी कितनी थी, +7, यानी ये वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया था CONH3 4Cl2Cl में CO की उपसर्जन संख्या कितनी थी। तो एटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन को बेंजिल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है। तो कौन सा करता है, CrO2Cl2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाता। फिर अगला है, पूछा गया था कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल से होने पर प्राप्त होता है। तो क्या होता है, 4 ऑप्शन थे, डाइफेनल ईथर, या पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, या क्लोरोबेंजीन, या बेंजीन। तो इसका सही आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होगा। फिर था किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होती है, यानी जो मसूड़ों से खून बनाता है। और विटामिन B1 से बेरी, और विटामिन डी से रिकेट्स, यानी सूखापन होता है। ठीक है, तो ये तो आपके 5-6 विकल्प पूछे गए थे। तो 6 विकल्प यानी कितने, 1 2 3 4 और 2 विकल्प पहले पढ़े, तो 6 विकल्प आए, यानी 6 विकल्प 1 अंक के, यानी 6 अंक आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो कितने विकल्प, कितने बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, तो 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे और 1-1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए थे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 कितने अंक का है, 2 अंक का है। ठीक है, तो 2 अंक वाले प्रश्न देखेंगे कितने पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न पूछा था, किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, इसके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। यानी मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। और उदाहरण के लिए यदि बात की जाए, तो यदि किसी पदार्थ A के विलयन की मोलरता कितनी है, 0.25 मोल है, तो यह दर्शाती है कि पदार्थ के 0.25 मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित हैं। यानी उस पदार्थ के कितने, 0.25 मोल उसमें 1 लीटर विलयन में उपस्थित हैं। अगर मोललता की बात की जाए, तो किसी पदार्थ के कितने में, 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहा जाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, यानी विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। उसका किलोग्राम का मतलब सेम जैसे हमने उसमें पढ़ा कि एक मोल बराबर कितना हो, KCl बिलियन दर्शाता है कि इस बिलियन में 1 किलोग्राम जल में KCl के 1 मोल यानी 745 ग्राम उपस्थित हैं। इसका अंतर है। फिर एक और पूछा गया ताप बढ़ने पर, तो ताप बढ़ने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। ठीक है, अतः विलयन की मोलरता घट जाती है, जबकि ताप वृद्धि से विलयन की मोललता अप्रभावित रहती है।
फिर प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अगला प्रश्न आया था कि पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन की संरचना। तो देखिए पायरोल्यूसाइड यानी पोटेशियम परमैंगनेट पायरोल्यूसाइड से निम्न पदों में बनाया जा सकता है। तो पहले क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी पायरोल्यूसाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नाइट में बनता है और साथ में जल बनता है। फिर दोबारा हम पोटेशियम मैग्नाइट की किसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए यानी तेज गर्म किया जाए तो क्या होगा, K2MnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट बनता है। फिर दोबारा हम पोटेशियम मैग्नेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम कार्बोनेट और द्वारा क्या होता है, पोटेशियम क्या बनता है, पायरोल्यूसाइड बन जाता है और साथ में जल बनता है और फिर क्या बनता है, पोटेशियम परमैंगनेट बनता है यानी KMnO4 प्राप्त हो जाता है। इसकी संरचना की बात करें तो इस संरचना इसकी Mn, ठीक है। तो इसकी आयन की संरचना यानी परमैंगनेट आयन की संरचना दर्शानी थी तो परमैंगनेट आयन की संरचना हो जाएगी। क्लियर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि उपसय संयोजी यौगिकों में आयनन समव्यवस्था तथा बंधनी समव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये वाले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके आंसर, तो इनको लिखते जाइएगा, देख लीजिएगा। फिर ऐसे ही अगला प्रश्न पूछा गया तो हेलो एल्केन में एकाणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 की क्रियाविधि को वर्णन कीजिए। तो जो प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे, 1 2 3 4 यानी 4 प्रश्न 2 अंक के, और कितने में, प्रश्न नंबर 2 में। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 में 3 वाला देखते प्रश्न, तो 3 में क्या पूछा जाता है, आवासशील विलय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए, इस नियम का गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपका तैयार हो जाएगा यानी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। फिर हम इसको तैयार कराएंगे बाद में। फिर आ गए कि एथेनॉल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए। फिर अगला पूछा गया था फेलिंग विलयन तथा सिप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए, ये भी 2 अंक के। फिर कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देख सकते हो कि पहले चैप्टर से मूलरता वाले प्रश्न से, फिर डी ब्लॉक के तत्व से पूछा गया, फिर एक उपसय संयोजन संख्या वाले तत्व से पूछा गया, फिर एक हेलोएल्केन हेलोएरिन वाले चैप्टर से पूछा गया, फिर आ गया फिर विलयन से, फिर एथिल एल्कोहल वाले चैप्टर से, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से, और लास्ट में जैव अणु वाले चैप्टर से। तो ऐसे हर एक चैप्टर से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं विलयन से लगाकर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न विलयन वाले चैप्टर से फिर पूछे गए, फिर जो आपके उपसय संयोजी वाले चैप्टर से, और हेलोएल्केन से भी एक प्रश्न नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये पूछा गया। फिर देखिए अब चलते हैं, तो 2 अंक वाले कितने प्रश्न हो गए टोटल, 2 अंक वाले टोटल प्रश्न 4 यहाँ पर हुए थे और 4 प्रश्न यहाँ पर होते हैं, यानी टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कितने अंक के होंगे, 2 अंक के, यानी 16 अंक आपके यहीं तैयार हो जाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था क्या, अब चौथा प्रश्न होंगे, चौथे प्रश्न से आपके 3 अंक वाले प्रश्न तैयार होंगे। तो कौन से होंगे, तो इससे पूछा गया था मूलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, 0.6 ग्राम यूरिया के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए, ठीक है। उसके तथा जल का मूलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना है, 0.52 केल्विन। तो देखिए वहीं से विलयन वाले चैप्टर से भी प्रश्न आ गया। फिर आ गया विद्युत वाले चैप्टर से विद्युत रासायनिक सेल वाले, तो विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघट्य सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए और कोलॉक्स के नियम का उल्लेख कीजिए। कोलॉक्स का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, लगातार पूछा जा रहा है, तो कोलॉक्स का नियम जरूर तैयार कीजिएगा। फिर पूछा गया अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक वेग समीकरण के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए नहीं, यानी वेग स्थिरांक व्यंजक निकालना था 2.303 बटे टी लॉग 10 a बटे a माइनस एक्स को इसमें सिद्ध करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, और इनमें अभिक्रिया की कोटि आणविकता में अंतर बताना था। साथ ही इनमें जो इनके जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें क्या लिखना था कि LuOH3 की अपेक्षा LaOH3 अधिक क्षारीय क्यों होता है, या संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी डी ब्लॉक से। तो सबसे ज़्यादा पहली भाग 1 वाली किताब से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए, फिर यहाँ पर आ गया कि ईंधन सेल, फिर देखिए वहीं पहुँच गए विद्युत रासायनिक वाले पार्ट में, ठीक है। फिर देखिए विद्युत वाहक बल्ब में भी उससे न्यूमेरिकल बन गया है
फिर देखिए अभिक्रिया किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को बात की है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, फिर एक न्यूमेरिकल, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बन रहे हैं। और देखिए पहला चैप्टर, पहली बुक जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जितने भी चैप्टर्स में हैं अच्छे से। तो देखिए 3 अंक वाले अब कितने प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि 5, चौथा प्रश्न था 1 2 3, 3 प्रश्न 3 अंक वाले इसमें पूछे गए। और यहाँ से देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ आपके, तो 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ से ऐसे कितने 4 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हुए। तो पहले 3 अंक वाले कितने प्रश्न, तो 1 2 3, 3 अंक वाले 3 प्रश्न तैयार हुए, ठीक है। और 4 अंक वाले कितने 4 अंक वाले, तो 1 2 और तीसरा प्रश्न 4 अंक वाले होंगे, ठीक है, 4 अंक वाले 2। फिर देखिए यहाँ से पूछा गया था कि IUPAC नाम बनाने के लिए भी आएंगे, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या बनेगा पोटेशियम, क्या होगा पोटेशियम डाई ऑक्जिलेट डाई एक्वा क्या होगा क्रोमेट हो जाएगा, और इसकी ऑक्सीजन संख्या बना सकते हो। फिर इसका हो जाएगा क्या, तो इसका बनाएंगे हम कि टेट्राएमीन डाई नाइट्रेट नाइट्रो और क्या हो जाएगा क्लोरो और क्या हो जाएगा फिर प्लेटिनम, और बाद में ऑक्सीजन संख्या इसका सल्फेट बन जाएगा। तो इसके उससे IUPAC नाम बनाने के लिए ज़रूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और 4 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिर न्यूक्लिक अम्ल क्या है, अब पहुँचे लास्ट में जो भी जैव अणु वाले चैप्टर में। फिर प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीय संरचना की व्याख्या करने के लिए आ गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएंगे। यानी आपके 4 अंक वाले कितने प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 2 पहले प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, 1 2 3 और 2 3 और 2 5 प्रश्न, 4 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे गए, ठीक है, 4 अंक वाले 5 प्रश्न। यानी हमने क्या पढ़े कि तो 1 अंक वाले 6 प्रश्न थे, 2 अंक वाले 8 प्रश्न थे, और 3 अंक वाले 3 प्रश्न थे, और 4 अंक वाले 5 प्रश्न बने, ठीक है। फिर देखिए अगला अब बनेंगे 5 अंक वाले प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए फिर आ गए हेलो एल्केन नाभिक जैव विक्रिया नाभिक रागी प्रतिस्थापना विक्रिया अनुवाद प्रभाव को समझाइए, और क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। कौन सी अभिक्रियाएं जरूर तैयार कर लेना है, वोल्टेज फिटिंग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, तो इनको भी तैयार कीजिएगा। अभिक्रियाएं जरूरी है, गारंटी से आपके पेपर में आने वाली हैं, हर साल आती हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कौन सा, तो क्या होता है वाले जरूर तैयार कीजिएगा। तो कितने 1 2, ठीक है, ये भी फिर आगे क्या टिप्पणी लिखी है इन पर, राइमर्टी मैन अभिक्रिया विलियम्स से। तो यहाँ से पूरी अभिक्रिया लास्ट में अभिक्रियाएँ आनी हैं कि जितने भी हैं, तो लास्ट में अभिक्रियाएँ आनी हैं। तो अब 5 अंक में 5 अभिक्रिया होंगी। फिर देखिए यहाँ पर फिर पूछा गया, फिर अभिक्रियाएँ आ गई आपकी, देखिए पूरी कैनेजारो गाटरमैन कोच अभिक्रिया एल्डोल संघनन, फिर यहाँ से बनाने की विधि कैसे प्राप्त करोगे, ये सभी अभिक्रिया सबसे ज़्यादा अभिक्रियाएँ पूछी जानी हैं, ठीक है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा। 5 अंक के भी प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, 4-5 प्रश्न 5 अंक के बन जाएंगे। तो टोटल 7 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, और 7 प्रश्न में जो 7वें प्रश्न 6ठे 5वें 6वें से लगाकर 3 प्रश्न 5-5 अंक के पूछे जाएंगे, अथवा में रहेंगे, उनमें से एक करने होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।